हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट पेपर 2 एसएसटी वालों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर 2 जिनका एसएसटी है, आप लोगों को मैं बता दूँ आज के जो क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद मैंने इसे उठाया। इसमें जो है मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं पाते, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ने में फिर उसको समझने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं और इसमें कई ऑप्शंस जो है करेक्ट होते हैं। इसके वजह से जो है सही आंसर कई बार जो है गलत हो जाता है, सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है, तभी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। और एक बात, मैंने आप लोगों को एसएसटी की स्ट्रैटेजी बताई थी, उसके लिए जो है एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने दिया था। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करें तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी किस तरीके से पढ़ना है। मैं खुद भी एनसीईआरटी आप लोगों को बुक से पूरा टू दी पॉइंट्स में जो है मैं करवा रही हूँ, पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। और साथ में पेडागोजी की भी एक क्लास मैं हफ्ते में लूँगी, जिससे कि हमारी दोनों को जो है क्लासेस चले, क्योंकि 20 मार्क्स जो है मायने रखता है। 40 एनसीईआरटी प्लस 20 जो है पेडागोजी का आता है। तो कोशिश रहेगी कि हम 50 प्लस जो है स्कोर करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा अच्छे से यहीं पर कराऊं। तो चलिए, अब ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की चीज़। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, कहने का मतलब है जो शिक्षार्थी हैं उनके जीवन से अधिगम को जोड़ना है। अगर लर्निंग को उनके जीवन से जोड़ना है तो एज अ सोशल टीचर आपको क्या करना चाहिए। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन, मतलब जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। मतलब कि जो भी आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें सभी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को शामिल करना जानबूझकर। तो ये तो भाई सही बात है, क्योंकि आपकी जो कक्षा है वो समावेशी कक्षा है, जिसमें आपकी कक्षा में विविधता दिखती है। हर प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे होते हैं। तो इससे जो है सभी संस्कृतियों को अगर आप शामिल करेंगे तो बच्चों में सभी के संस्कृतियों के प्रति जो है एक जो है सकारात्मक विकास होगा। सकारात्मक उसके बारे में जो है उनके अंदर जो है एक डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में जो है सकारात्मक उनकी सोच डेवलप होगी। तो ये तो सही बात है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। देखिए, निजी और पारिवारिक संदर्भ, कभी भी किसी भी क्लास में बच्चे के उसके निजी और पारिवारिक संदर्भ से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि हमें बच्चे के निजी और पारिवारिक जीवन में जाना ही नहीं है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण और अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका देना। बिल्कुल, जो विद्यार्थी हैं उनको हमेशा जो है उनको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो है उनके अनुभव है, उदाहरण है, उन्हें खुद कक्षा में साझा करने का अवसर प्रदान करना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो है आप लोगों का जो है क्या एक एज अ सोशल टीचर जो है ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है। तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर ए और सी सही है, बी गलत है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप ए सी ढूंढने की बजाय आप पहले देखिए कि बी किस किस ऑप्शन में है, वो पहले उसे कट कर दीजिए। यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, तो ए और सी ही आंसर होगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे दो ही ऑप्शन पढ़ते, यहाँ पे देख लेते कि बी जिसमें कट है तो उस ऑप्शन को देखना ही नहीं है, बी कट कर दीजिए, फिर अगला ऑप्शन देखिए। तो इससे भी जो है आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट जो है आंसर पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट में मैं वैसे ही बताऊंगी। ठीक है, देखिए, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है क्या क्या ये हमें जो है बताता है वंशावली चार्ट। किसी भी साम्राज्य या वंश के वर्धन या विकास को चित्रित करना। बिल्कुल, जो वंशावली चार्ट है, कोई किसी भी राजा के बारे में बताना है तो उसके वंश के बारे में बताना है, तो ये साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करता है। ये बात तो सही है। ठीक है, ए सही होगा। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाना। बिल्कुल, राजा के बाद उसका बेटा बना, कैसे, क्या अनुक्रम है उसका, उसके क्रम को बताना, उसके संबंध को दर्शाना, ये भी सही है। ठीक है, सी, एक कालक्रमिक रूपरेखा देना, ये भी सही है। यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है। अब अगला देख लेते हैं, डी, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करना। अब यहाँ पे वंशावली चार्ट में स्थान की बात कहाँ से आ गई। स्थान तो अलग ही एक टॉपिक हो गया। स्थान को अगर आपको समझाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ग्लोब का प्रयोग करेंगे या मानचित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्थान और वंशावली का कोई मेल ही नहीं खाता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ए बी सी सही है। अब लेकिन देखिए कि डी किस किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो डी तो होगा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट होता है कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय
ठीक है, दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, मतलब किस प्रकार का शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कैसा बच्चा दृष्टिबाधित शिक्षार्थी है, उसके साथ अगर उसको पढ़ा रहे हैं तो एज अ सोशल टीचर आप जो है किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। ठीक है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन वो आप क्या बोल रहे हैं उसी को जो है सुनकर समझेगा। वो तो देख नहीं सकता ना कि कहाँ पे विराम चिन्ह लग रहा है, कहाँ पर क्या। तो जो आप बोलेंगे उस उचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना, ये उसको जो है समझाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। अब देखिए बच्चा देख नहीं सकता, आप उसके सामने जो है रंगीन या आकर्षक या अच्छी लिखाई सुलेख टाइप के कार्यपत्र का प्रयोग करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बी तो वहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए आप पूरा ऑप्शन पढ़े बिना भी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बी है पहले तो उसको कट कर दीजिए। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ऑप्शन एक कौन सा हमारा बच जा रहा है, ये। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो डायरेक्ट जो है आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से आप तो यहाँ पे आपका गलत आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बी जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है आपका बी जो है एलिमिनेट हो जाता है। अब जिसमें बी नहीं है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही एक ही बच गया। अगर दो ऑप्शन होता तो हम आगे भी पढ़ते। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है सही आंसर पर जो है पहुँच सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये जो है आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पर हम क्या होता है कि सब कुछ पढ़ने लगते हैं और इसी में जो है हौच पौच हो जाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करना है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट विधि है ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती है, क्योंकि बच्चे जो है खुद जो है इसमें अपने अनुभव का, अपने आसपास के वातावरण का उपयोग करके जो है चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि बच्चे को जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो खुद खोज कर जो है चीज़ों को, उसको प्रोजेक्ट को करता है, उसके बारे में जो है चीज़ों को समझता है, स्वयं को निर्देश देते हुए जो है आगे बढ़ता है। तो प्रोजेक्ट विधि जो है हमेशा बच्चे को क्या बनाती है, खोजी विधि बना देता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है, बल्कि यहाँ पे शिक्षक जो है बच्चे उसमें जो है बच्चों की सिर्फ सहायता करता है। ये जो है प्रोजेक्ट विधि पूरा जो है बाल केंद्रित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन पढ़ना है या नहीं। अब देखिए पहले सी जहाँ जहाँ पर होगा उसको गलत कर दीजिए। ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पर एक में ABD है, एक में AB है, तो मतलब हमें डी वाला पढ़ना पड़ेगा। ये स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट विधि है ये स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा, मतलब खुद जो है अपने आप को स्वयं निर्देश देकर जो है आगे बढ़ते हुए जो बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है क्या है, स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो डी भी हमारा सही है। तो यहाँ पर ABD जो है करेक्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊं। अगर कहीं पर भी लगता है आपको कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर करने के लिए ही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरीके से कराऊँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। लेकिन वो तब तक मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप जो है मुझे बताएंगे नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी एकदम आप कोशिश करती रहती हूँ, हमेशा एकदम मेरी ऐसी मेहनत रहती है कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूं, बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊं। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है एक सही मटेरियल मिल रहा है, और अगर आप चैनल पे नए हैं और SST में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, NCERT प्लस पेडागोजी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िएगा। याद रखिएगा SST की जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी जो है आप जो है एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है एक अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। 5th क्वेश्चन क्या है, अन्वेषण को इच्छुक, कहने का मतलब जो खोजबीन होता है, जो एक खोजबीन विधि होती है, अन्वेषण को इच्छुक जो स्टूडेंट हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण से एज अ सोशल साइंस टीचर आप अपने शिक्षार्थियों को किस रूप से देखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे में अन्वेषण वाला गुण है खोजबीन वाला, तो उसको आप किस रूप में जो है शिक्षार्थियों में किस रूप में देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के उत्सुक। बिल्कुल सही बात है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, जो भी सोर्स है उसके आधार पर बच्चों में कल्पनाशीलता की जो है गुण विकसित होगा। ठीक है, कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले,
समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ये भी सही है। विवाद शब्द मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। एज अ टीचर आप में ये तो रहेगा कि बच्चों में सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए जो है उत्सुक बने, स्रोतों के आधार पर वो कल्पनाशील बने, सही बात है। और समस्याओं को समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, मतलब जो भी उनके सामने समस्या दी जा रही है उसका समाधान करें, उस मतलब समाधान के सुझाव की कोशिश करें। ठीक है, आप एज अ टीचर उनको सुझाएंगे, लेकिन बच्चा जो है अपनी समस्या का समाधान करे, ऐसी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। विवाद शब्द मुद्दों को, जो विवाद शब्द मुद्दे हैं, जो भी ऐसे मुद्दे जो कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, कहने वाले जो कुछ ऐसे मुद्दे जो कि आप जो है बड़ी कक्षाओं के स्तर पर चर्चा करने के लिए जो है स्थगित करेंगे, तो ये गलत है। आप उसी आपकी जो है कोशिश होनी चाहिए कि उसी एज में बच्चों को जो भी कोई विवादास्पद मुद्दे हैं उसी टाइम पर जो है चर्चा करें, ताकि बच्चों के जो है विचार पता चले, बच्चे को आप अवसर दें कि वो चर्चा में भाग लें और अपने जो है अपने विचारों को जो है वो बताएं, तो वो सही रहेगा। तो ये उच्चतर मतलब आगे के लिए टालना ये जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है किसी में भी दिखे तो वो आप पहले कट कर दीजिए। देखिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ए बी है, सी है, तो पहला एक ही ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हुआ है। अब यहाँ पर हमारा कौन सही है, ए बी सी सही है, जिसमें भी ए बी सी सही दिखे पहला ऑप्शन तो वो हमारा करेक्ट होगा। देखिए ए सी भी सही है, ए बी भी सही है, लेकिन आपको तीनों ऑप्शन जो जिसमें दिखे वो। तो जो मैं बता रही हूँ ट्रिक ना, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, जो भी आपका ऑप्शन गलत है पहले उसको जो है अपने सारे ऑप्शन में से, जो भी आंसर वाले ऑप्शन हो उसमें से एलिमिनेट कर दीजिए जो ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऑप्शन बच गए उसके आधार पर जो है आप देख लीजिए कि जो बेस्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को, सामाजिक विज्ञान का जो करिकुलम है उसको अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है, कौन सा अच्छा हो सकता है। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, जो आपकी पाठ्यचर्या है उसको जो है जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, ये सही है बिल्कुल। जो भी अब क्योंकि जेंडर संबंधी जो भी चीज़ें हैं बच्चों में वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा में एक रूप निर्देश और एक निश्चित शिक्षण शैली। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन को समझिए, कक्षा में एक रूप निर्देश मतलब सभी के लिए एक ही डायरेक्शन, एक ही निर्देश और एक निश्चित शिक्षण शैली। अब जब क्लास में अलग प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, वहाँ पे समावेशी आपकी कक्षा है, तो वहाँ पे जो है आप एक निर्देश कैसे दे सकते हैं और एक ही शिक्षण शैली, एक ही जो है आप जो टीचिंग मेथड है उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिसमें भी बी दिखे तो वो तो ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट होने वाला है। यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर भी हम जो है अपना देख लेते हैं, बाकी जो है पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर यही होगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक और निम्न वर्गीय, बिल्कुल अलग अलग प्रकार के जो स्रोत है, जितने भी स्रोत है सभी स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक हो चाहे निम्न वर्गीय प्रसंग के हो। ठीक है, परीक्षा पत्र में सभी विद्यार्थियों के लिए जो मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा पत्र, तो क्या ये भी गलत है। जहाँ पे परीक्षा की बात की जाए वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ए और सी है, तो आप कहिए। तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ के एक टाइम बर्बाद किया, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे ये तीनों आप जब एलिमिनेट करके आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे पहुँच सकते हैं। तो आप ये तरीका, जब भी आपके पास कम टाइम रहे या आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यही ऑप्शन, यही तरीका जो है आप अपनाना, तभी जो है आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में खासकर जो है इस तरीके का होता है, जो स्टेटमेंट वाले हों या मिलान करने वाले हों, तो उसमें ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्या है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, किनको, शिक्षार्थियों को। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक बार 1 मिनट ऑप्शन देखते हैं। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, मतलब विवेचनात्मक क्यों होना चाहिए समाज में, मतलब एक यथास्थिति बनाए रखने के लिए, मतलब जैसा भी चीज़ें हैं वैसे ही चलते रहने के लिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे को विवेचनात्मक बनाना है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े, बिल्कुल। बच्चों को विवेचनात्मक इसलिए होना सिखाना है कि वो समझे कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं, वो उनके खुद की ज़िंदगी से भी किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये तो सही है। एक रूप समशील दृष्टिकोण को कद्र करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्या है, समशील है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, समशील। ओके, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। कर्मियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों को दोषदर्शी
होने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चों को जो है आपको विवेचनात्मक बनाना इसलिए है ताकि बच्चे जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी पहलुओं पर जो है ना अपने आलोचनात्मक चिंतन मतलब अपने अपने विचार जो है व्यक्त कर सके। ठीक है, आलोचनात्मक जो है ना बच्चों में एक सामाजिक मुद्दों को अलग रूप से देखने में, जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, याद रखिएगा जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, एक मिनट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, सामाजिक मुद्दे, जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर जो है बच्चों को अलग अलग तरीके से देखने में सहायता करती हैं। ये जो विवेचनात्मक दृष्टिकोण है ये मतलब पूरी तरह से उन्हें स्पष्ट करती है कि किस तरह के मुद्दे जो हैं, किस तरीके से मुद्दे जो हैं उनके डायरेक्ट जीवन से जुड़े हुए हैं। इसलिए बच्चों को विवेचनात्मक होना सिखाना है ताकि बच्चे जो है अपने आसपास के जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलू है उसके बारे में जो है वो समझ सके। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। हाँ, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। केवल किसको छोड़कर, देखिए यहाँ पर केवल किसको छोड़कर, सामाजिक विज्ञान की जो समसामयिक समझ है अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, लेकिन किसी एक को छोड़ के। देखिए प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए, यहीं पर आपका पता चल गया, प्रश्नों को समान उत्तर देने के लिए, सभी प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, बच्चे सभी अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से आंसर देंगे, तो प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना ये गलत है। ठीक है, बच्चों को एक उत्तर देने के लिए तैयार करना ये गलत है, ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर आपको बोला केवल इसको छोड़कर, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई एक छोड़कर, तो आपको आगे अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट आपको आंसर जो है पता भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, मतलब कि जो भी विषय है उस पर बच्चे खुद से प्रश्न बनाने की क्षमता, अगर प्रश्न बना रहे तो उनकी प्रशंसा करना, बिल्कुल उसे अधिगम की जांच के लिए वैध रूप से स्वीकारना। ठीक है, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित विज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, मतलब उनके सामने मूर्त परिस्थितियां, उनके सामने परिस्थितियां लाना और उसके बारे में जो है बच्चे को अवसर देना, उसके बारे में चीज़ों को बताने के लिए। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने और स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए जो है मौका देना, ये भी सही। तो देखिए ये सब तो तीनों सही है। समसामयिक समझ बनाने के लिए एज अ टीचर आपको जो है इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन इसको छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से क्लियर करूं। अगर लगता है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही है, लगता है कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूं, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड कीप सपोर्ट, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करूं, क्योंकि जब तक कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे तरीके से कराऊँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पर डेली जो है एक SST की क्लास जो है लेने की पूरी कोशिश रहती है, और बाकी CDP हो चाहे हिंदी हो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के CTET की जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं, लेकिन वो विदाउट आपके सपोर्ट मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से समझाऊं कि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। 9th क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में जो कार्टून है उसकी क्या भूमिका है। आप लोगों ने देखा होगा जो सोशल साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कार्टून बनाए होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। भरपाई करने के रूप में पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है? नहीं, बिल्कुल भी पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर एक कार्टून का एक मतलब होता है, तो ये तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। कक्षा को आनंददायक बनाने के लिए विषय वस्तु नीरस है इसलिए? नहीं। क्या आप पाठ्य पुस्तक सामाजिक सोशल साइंस आपको लगता है कि नीरस है? बिल्कुल नहीं, आनंददायक। इसको हमेशा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, उसको उनके सामने इस तरीके से नहीं पढ़ाना कि वो सब्जेक्ट से उनके जो है मन हटे। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना, बिल्कुल जो कार्टून का जो मेन मकसद होता है, कार्टून इस तरीके से बनाया जाता है कि किसी न किसी मुद्दे से संबंधित होता है, तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, ये तो गलत होगा। यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि उनको जो है मामलों से मतलब मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना, कार्टून का जो है मेन जो भूमिका होती है ये यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग भेद प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए क्या बोल रहा है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है।
जो रंगभेद प्रथा है ये जातियों के बीच भेदभाव करती है, सही बात है। रंगभेद प्रथा तो हम सब लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि ये भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, बिल्कुल नहीं। ये जो है समानता का भाव ही खत्म कर देती है, ठीक है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने पर रोकती है, सही बात है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं, आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों से भेदभाव किया जाता है उनको कहीं ना कहीं इन सुविधाओं से भी दूर रखा जाता है। तो ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों ऑप्शन दिखे गलत वाला, तो वो सही होगा, सही तो है ही नहीं, ए और बी दोनों गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो है मेरी पूरी कोशिश थी कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिए आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को, ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। किस तरीके से अगर आप लोगों को एक गलत आंसर पता चलता है तो उसको बस देखकर आगे बाकी ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट आंसर पर किस तरीके से पहुँच सकते हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो। अगर टाइम है तो वेल एंड गुड कि आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और मैं यहाँ पर डेली जो है आप लोगों को जो चीज़ें बताती हूँ ऐसे ऐसे ही नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने ये सब चीज़ें फील की। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, ताकि छोटी छोटी बातें जो है ना ये हमें बहुत मदद करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से अगर हमें हेल्प मिलती है तो वो हमें अपनाने में कुछ हमारा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक स्ट्रैटेजी हो, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से समझें। मैं समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, टाइम टू टाइम जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, बीच बीच में गाइड करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि CTET में एक अच्छा स्कोर करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टिप्स एंड ट्रिक्स को जानें, और जो आप लोगों को लगता है कि ये गलती ना करें, अगर ये गलतियों से हम बचकर जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें तो यहाँ पे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। मैं बीच बीच में आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। अगर लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लोगों को शेयर कर दीजिए, स्पेशली जो CTET की जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको मदद मिल सके। ऑल द बेस्ट। आगे से हम ऐसे ही क्लासेस लेते रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पर। ओके, ऑल द बेस्ट।